सोमवार को दिन में गहलोत के शक्ति प्रदर्शन के बाद बागी तेवर दिखा रहे सचिन पायलट ने भी रात के वक्त ताकत दिखाई। पायलट के समर्थक विधायकों का एक पहला वीडियो सामने आया है। वीडियो में करीब 17 ऐसे विधायक दिखाई दे रहे हैं जो कांग्रेस की बैठक से नदारद रहे। सचिन पायलट से सुलह के लिए कांग्रेस ने आज सुबह 10 बजे एक और बैठक बुलाई है, जिसमें पायलट समेत उनके समर्थक विधायकों को भी न्योता दिया गया है। लेकिन सूत्रों से खबर है कि पायलट ने सोमवार रात को ही इस बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया है। राजस्थान में गहलोत और पायलट खेमे में जारी शक्ति प्रदर्शन में सोमवार को गहलोत का पलड़ा भारी दिखा। गहलोत के मुताबिक सीएम आवास पर हुई बैठक में 104 विधायक शामिल थे, जबकि 5 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी आई थी। जबकि पायलट खेमे का दावा है कि उनके साथ 30 से ज्यादा विधायक हैं और गहलोत को सिर्फ 84 कांग्रेसी विधायकों का समर्थन है। गहलोत सरकार को समर्थन दे रही भारतीय ट्राइबल पार्टी के अध्यक्ष ने अपने दोनों विधायकों को निर्देश दिया है कि वो विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के समय अनुपस्थित रहें और किसी के भी समर्थन में वोट न दें। सोमवार को हुई उठापटक के बाद बीजेपी नेता अमित मालवीय ने अशोक गहलोत को सदन में बहुमत साबित करने की चुनौती दी है। सीएम आवास पर शक्ति प्रदर्शन के बाद कांग्रेस और समर्थक विधायकों को बस में लेकर जयपुर के होटल में पहुंचा दिया गया है। खुद सीएम अशोक गहलोत भी इनके साथ बस में सवार होकर गए। होटल में ट्राइबल पार्टी के दोनों विधायक भी मौजूद हैं। कांग्रेस ने बीजेपी पर राजस्थान सरकार को अस्थिर करने की साजिश करने का आरोप लगाया है। विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में डिप्टी सीएम सचिन पायलट समेत कई नेताओं को राजस्थान एसओजी ने पूछताछ के लिए नोटिस भेजा था। माना जा रहा है कि इसी नोटिस से पायलट और भी भड़क गए। राजस्थान में सियासी उठापटक के बीच आयकर विभाग और ईडी भी एक्शन में है। सोमवार को गहलोत के कई करीबियों पर आयकर विभाग ने दिल्ली और राजस्थान में कई जगहों पर छापेमारी की है। गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के पार्टनर रतनकांत शर्मा से भी ईडी ने विदेश से आई बड़ी रकम के सिलसिले में पूछताछ की। आज भारत और चीन के कोर कमांडरों की चौथी बैठक होगी। ये बैठक चुशुल में सुबह 11:30 बजे होनी है। बैठक में तय होगा कि दोनों सेनाएं अप्रैल वाली पोजीशन पर जाएं और सीमा पर बड़े हथियारों को हटाया जाए। इस वक्त चीन की सेना फिंगर 5 पर डटी है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक बार फिर भारत पर सांस्कृतिक अतिक्रमण का आरोप लगाया है। ओली ने कहा है कि भारत नकली अयोध्या को खड़ा कर नेपाल के सांस्कृतिक तथ्यों का अतिक्रमण कर रहा है। ओली का दावा है कि भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि नेपाल के वाल्मीकि आश्रम के पास है। ओली यही नहीं रुके, उन्होंने भगवान राम के नेपाल के होने का दावा किया। ओली ने कहा कि हम लोग आज तक इस भ्रम में हैं कि सीता का विवाह जिस राम से हुआ है वो भारतीय हैं। वो भारतीय नहीं बल्कि नेपाली ही हैं। पश्चिम बंगाल में हेमताबाद से बीजेपी विधायक देवेंद्र नाथ राय की मौत पर सियासी बवाल बढ़ रहा है। बीजेपी ने आज नॉर्थ बंगाल में 12 घंटे का बंद बुलाया है। बीजेपी का आरोप है कि विधायक ने सुसाइड नहीं किया बल्कि हत्या करके उनके शव को लटकाया गया है। बीजेपी इस घटना की सीबीआई जांच की मांग कर रही है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने विधायक सुसाइड केस की सीआईडी जांच के आदेश दिए हैं। सोमवार को शाम तक सीआईडी ने जांच भी शुरू कर दी थी। दरअसल रविवार रात विधायक देवेंद्र नाथ राय किसी के बुलाने पर रात के करीब 1 बजे अपने घर से निकले थे। अब पुलिस के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उस शख्स की तलाश की जाए जो बाइक से उन्हें बुलाने आया था। विकास दुबे के एनकाउंटर और मामले की जांच को लेकर दाखिल आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। इस बीच कानपुर बार काउंसिल ने विकास के एनकाउंटर का समर्थन किया है। वकीलों की ओर से इस मामले में कानपुर के जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। विकास दुबे मामले की जांच को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज बिकरू गांव निरीक्षण के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने 2 जुलाई को पुलिस वालों की हत्या को लेकर स्थानीय लोगों से बातचीत की। वहीं पूरे मामले पर डीएम और एसएसपी से कांड को लेकर जानकारी ली। बिग बी अमिताभ बच्चन की सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है। दवा और दुआ दोनों असर कर रही है। अमिताभ बच्चन और अभिषेक दोनों ही पिछले 4 दिनों से नानावती अस्पताल में भर्ती हैं। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की तबीयत पहले से काफी बेहतर है। बच्चन परिवार के संपर्क में आने वाले 26 लोगों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हालांकि सभी को 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया है। कोरोना संक्रमण की वजह से शिवराज कैबिनेट ने फैसला किया है कि गणेश चतुर्थी पर
इस साल गणेश जी की झांकियां नहीं निकाली जाएंगी। सरकार गणेश पंडाल सजाने की अनुमति नहीं देगी। सामूहिक विसर्जन पर भी रोक रहेगी। इसके साथ ही बकरीद पर सामूहिक कार्यक्रम नहीं होंगे। धार्मिक स्थानों पर एक बार में सिर्फ 5 लोगों के इकट्ठा होने की इजाजत दी गई है। कुलगांव में तैनात सीआरपीएफ जवान की कोरोना से मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के पैरामिलिट्री फोर्सेज में कोरोना से ये दूसरी मौत है। इसके पहले 9 जून को 40 साल का एक जवान कोरोना से जंग हार गया था। दिल्ली हाईकोर्ट में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 10 हो गया है। सोमवार को 4 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दिल्ली सरकार की ओर से लगाए गए मेडिकल कैंप में 2 दिन में करीब 370 लोगों के टेस्ट किए गए हैं। संक्रमण को देखते हुए हाईकोर्ट ने 15 जुलाई तक के अंतरिम आदेश 31 जुलाई तक बढ़ाने का आदेश दिया है। पटना में कोरोना संक्रमण की वजह से एक डॉक्टर की मौत हो गई है। बिहार में कोरोना से डॉक्टर की मौत का ये पहला मामला है। डॉक्टर अश्विनी कुमार का पटना एम्स में इलाज चल रहा था। राज्य में अब तक 30 डॉक्टर वायरस की चपेट में आ चुके हैं। गुजरात में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 42,000 के करीब पहुंच गया है। संक्रमण को रोकने के लिए अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत में स्टेट ट्रांसपोर्ट सेवा बंद कर दी गई है। राज्य के ये तीनों बड़े शहर संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। पंजाब में किसी भी तरह से समारोह में अब 30 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। संक्रमण को लेकर पंजाब सरकार ने सख्त आदेश जारी किए हैं। नियम तोड़ने पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क को लेकर भी सख्ती बरती जाएगी। यदि किसी होटल या मैरिज हॉल में नियमों की अनदेखी की गई तो उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। कोरोना संकट के बीच अमरनाथ यात्रा पर रोक लगाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल से इनकार कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यात्रा और स्वास्थ्य सेवाएं दोनों ही कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार में हैं, लिहाजा यात्रा को लेकर फैसला सरकार पर छोड़ देना चाहिए। सीएसआईआर कोरोना के हवा से फैलने के दावे की जांच करेगा। इसके लिए हैदराबाद और चंडीगढ़ के संस्थानों से सैंपल लिया जाएगा और 15 दिन में रिपोर्ट आएगी। सीएसआईआर ये पता लगाएगा कि कोरोना संक्रमण हवा में कितनी देर तक रहता है। सैकड़ों वैज्ञानिकों का दावा है कि हवा में कोरोना वायरस के छोटे कण मौजूद रहते हैं जो लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। नेपाल में लगातार हो रही बारिश की वजह से बिहार में सभी नदियां उफान पर हैं। महानंदा, कोसी, मेची और कनकई नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। किशनगंज में निचले इलाकों में बसे दर्जनों गांवों में नदी का पानी भर गया है। गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। बिहार में एनडीआरएफ की 16 टीमें तैनात की गई हैं। गोपालगंज में पिछले 4 दिनों से बारिश हो रही है, जिससे गंडक नदी का पानी सैलाब बनकर बह रहा है। गोपालगंज के अलावा माझा, बरौली, सिद्धवलिया और बैंकोटपुर के करीब 25 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए नावों की तैनाती की गई है। सहरसा में कोसी का रौद्र रूप देखकर लोग खौफ में हैं। बाघा गांव के करीब 200 घर डूब चुके हैं। जल संसाधन विभाग के मुताबिक सबसे ज्यादा खतरा कोसी से ही है। नदी कभी भी अपना रास्ता बदल सकती है। हालांकि बांध की सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। खगड़िया में नदी किनारे बसे गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। खेतों में पानी भरने से धान की फसल बर्बाद हो चुकी है। मक्का की फसल भी डूबने की कगार पर है। पुल और सड़कों के ऊपर से पानी बह रहा है, जिससे कई गांवों का संपर्क टूट गया है। सोनमनखी से मथुरा गांव को जोड़ने वाले रोड पर भी पानी बहने से इसे पार करना मुश्किल हो गया है। सीतामढ़ी में NH 104 के ऊपर से बाढ़ का पानी बह रहा है। सुप्पी में बागमती नदी लबालब है और आसपास के कई इलाकों में नदी का पानी सैलाब बनकर बह रहा है। सीतामढ़ी जिला नेपाल की सीमा से सटा हुआ है। नेपाल से आ रहे पानी की वजह से बागमती, अधवारा, झीम, लाल बकया और लखनदेई नदियां उफन रही हैं और आसपास के इलाके जलमग्न हो गए हैं। दरभंगा में कमला नदी कहर ढा रही है। नदी किनारे बसे गांव बाढ़ के पानी में डूबकर टापू में तब्दील हो गए हैं। नदी का पानी इसी तेजी से बढ़ता रहा तो हालात और बदतर हो सकते हैं। बांध की सुरक्षा के लिए जेसीबी तैनात की गई है। बाढ़ से हालात बिगड़ने पर राहत बचाव कार्य के लिए प्रशासन ने तैयारी कर ली है। मधुबनी में कोसी के पेट में बसे गांव जलमग्न हो गए हैं। करीब 1 लाख की आबादी बाढ़ की चपेट में है। नदी का पानी घरों में घुस गया है और जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ये जल संसाधन मंत्री का विधानसभा क्षेत्र है। बाढ़ में फंसे लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार ने बांध बनाने का वादा किया था, लेकिन सारे वादे पानी में बह गए हैं। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से असम के 23 जिलों में हाहाकार मचा हुआ है और करीब 13 लाख लोग प्रभावित हैं। एनडीआरएफ की टीम ने अब तक बाढ़ में फंसे 1000 लोगों का रेस्क्यू किया है। सोमवार को बारपेटा जिले से 250 लोगों का रेस्क्यू किया गया। असम में एनडीआरएफ की 11 टीमें तैनात की गई हैं। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल सोमवार को चबुआ और बिंदाकोट में बाढ़ राहत शिविरों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। यूपी के महाराजगंज में फैमिली कोर्ट में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ।
तलाक लेने आए एक पति पत्नी और उनके घर वालों के बीच जमकर जूता चप्पल और सैंडल चले। दरअसल शादी के 1 साल के भीतर ही पति पत्नी ने तलाक की अर्जी दाखिल की थी, लेकिन सामान के लेन देन को लेकर दोनों में विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में कुछ लोग सरेआम एक व्यक्ति को लाठी डंडों से पीटते नजर आए। वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि पीटने वालों को कानून का कोई डर नहीं है। पीड़ित की माने तो ये मामला 4 जुलाई का है। शिकायत करने पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई का भरोसा जरूर दे रही है। चंदौली में पुलिस के खिलाफ गांव वालों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल गांव वाले तब भड़के जब चोरी के मामले में पूछताछ के लिए 2 युवकों को लेकर पुलिस थाने गई। गुस्साए गांव वालों ने सड़क पर जाम लगा दिया। गांव वाले तब माने जब पुलिस ने दोनों युवकों को बेगुनाह बताकर छोड़ दिया। मुजफ्फरनगर में युवती से छेड़खानी की घटना के बाद 2 गुटों में जमकर मारपीट और पथराव हुआ। विवाद की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया। छेड़छाड़ की घटना के बाद अलग अलग गांवों में तनाव की स्थिति बन गई है, जिसको देखते हुए भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। सोनभद्र में खेत जुताई करने के दौरान 2 गुटों में मारपीट हुई। देखते ही देखते हाथापाई कर रहे दोनों गुट एक दूसरे पर लाठी डंडों से टूट पड़े। इस खूनी संघर्ष में एक पक्ष से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। दिल्ली पुलिस ने घर की खिड़की तोड़कर मोबाइल और लैपटॉप चुराने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने एक नाबालिग सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिलचस्प ये कि सारे आरोपी आपस में रिश्तेदार हैं, कोई जीजा है तो कोई साला। बिहार के दरभंगा में एक सरकारी स्कूल से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब बरामद की है। शराब को स्कूल के पुराने कमरे में छिपाकर रखा गया था। पुलिस ने स्कूल प्रिंसिपल को हिरासत में लिया है, लेकिन वो खुद को बेगुनाह बता रहे हैं। वडोदरा पुलिस ने 1 करोड़ 88 लाख रुपए की कीमत की चोरी की 8 गाड़ियां जब्त की हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस ने मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान से महंगी गाड़ी चुराकर फर्जी कागजात पर सौदा करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया था, जिसके बाद वडोदरा पुलिस हरकत में आई और चोरी की गाड़ियां ढूंढने की कवायद शुरू की। नेपाल में भारी बारिश के बाद बाढ़ और भूस्खलन ने तबाही मचा रखी है। अब तक 60 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और करीब 41 लोग गायब हैं। नेपाल का पश्चिमी हिस्सा सबसे ज्यादा प्रभावित है। भूस्खलन की आशंका वाले इलाकों से हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। चीन में बाढ़ से नदियों में आए उफान ने 60 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार 433 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। चीन में बाढ़ से अब तक 140 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ ने 1 करोड़ से ज्यादा लोगों पर असर डाला है। चीन में बाढ़ से बदहाली के बीच युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम किया जा रहा है। अब तक 1 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। दुनिया भर में कोरोना का ग्राफ लगातार चढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका में कोरोना के 34,72,000 से ज्यादा मरीज हैं। वहीं ब्राजील में संक्रमित मरीजों की संख्या 18,66,000 के पार पहुंच चुकी है। WHO के मुताबिक 24 घंटों में दुनिया भर में 2,30,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जो अब तक का रिकॉर्ड है। WHO ने चेतावनी दी है कि कोरोना के मामले अभी और बढ़ेंगे। जापान के ओकिनावा आइलैंड पर स्थित अमेरिकी सैन्य बेस पर कुल 94 अमेरिकी सैनिक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ये सभी मामले 7 जुलाई से 13 के बीच सामने आए हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और MIT ने राष्ट्रपति ट्रंप के अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के वीजा रद्द करने वाले फैसले के खिलाफ मुकदमा दायर किया है, जिसका 60 दूसरे यूनिवर्सिटीज ने भी समर्थन किया है। ट्रंप के इस फैसले का असर करीब 11 लाख छात्रों पर पड़ेगा। दक्षिण अफ्रीका के नस्ल भेद विरोधी नेता नेल्सन मंडेला की बेटी जिंजी मंडेला का 59 साल की उम्र में निधन हो गया। जिंजी मंडेला का निधन जोहान्सबर्ग के एक अस्पताल में हुआ। जिंजी इस समय डेनमार्क में दक्षिण अफ्रीका की एम्बेसडर थी। फ्रांस के विमे इलाके में एक क्रॉप सर्किल की चर्चा है। गेहूं के खेत में बने इस निशान को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। ये क्रॉप सर्किल पहली बार 5 जुलाई को देखा गया था। उसके बाद यहां आने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। क्रॉप सर्किल को एलियन के वजूद से जोड़ा जाता रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि इस तरह के निशान एलियन के खास यान की वजह से बनते हैं।